नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डनवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं। सपा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। माता प्रसाद पांडे का कहना है कि होने वाले उपचुनाव में 10 सीटों पर सपा की जीत तय है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी सपा जीतेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने एनकाउंटर को असंवैधानिक बताया। मंगेश यादव के एनकाउंटर को फर्जी बताया। इंडिया वॉइस से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। सीटों पर उपचुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह हाई है, लेकिन इस बार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों पर मंत्रियों की फौज उतार दी है और मिल्कीपुर कटहरी सीट की कमान खुद अपने हाथों में ले रखी है। क्या नजारा रहेगा इस बार? आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश की कमान वो संभाले थे, उसका परिणाम आपने देख ही लिया है। अब कटहरी और मिल्कीपुर का भी परिणाम देख लीजिएगा। कहाँ भाजपा जीतने वाली है, उसका कोई समीकरण ही नहीं। अब ये डंडे के जोर पर, पुलिस के बल पर दबाव, जो काम चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव के संदर्भ में नहीं होता है, उससे परे जाकर ये कर रहे हैं। उसी के आधार पर कहते हैं हम जीतेंगे, जबकि ये दोनों सीटें बुरी तरह है। बस समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीडीए की बात करके एनकाउंटर हुआ मंगेश यादव का, उसमें भी ये कहा गया अखिलेश जी की तरफ से कि पीडीए के लोगों का ही एनकाउंटर हो रहा है, जबकि सीएम और डीजीपी कह रहे हैं कि जो भी अपराधी होगा उसका खात्मा किया जाएगा। लेकिन अपराधियों का कैसे पता लगाएंगे? अपराध कोर्ट तय करेंगे ना, ये नहीं तय करेंगे। ये संवैधानिक व्यवस्था है कि संवैधानिक व्यवस्था है के अंतर्गत हमें ये अधिकार मिला हो, मौलिक अधिकार है कि हम अपना अधिक से अधिक जिएं। जीवन का हमें अधिकार है और वो अधिकार हमारा तभी छीना जा सकता है जब किसी विधि के द्वारा, कानून के द्वारा हमें वो किया जाए और उसी मारा छीन सकते हैं। जैसे फांसी की सजा होती है किसी कन्विक्ट की, लेकिन उसका ट्रायल होता है और विधि कहता है ट्रायल करके वो दोष सिद्ध होता है, तब उसको फांसी की सजा दी जाती। ये तो जिसको पाते उसी को मार देते हैं, कोई ट्रायल करते हैं क्या? ये तो हत्या कर रहे हैं। ये पूरी तरह से जो है संविधान का उल्लंघन है, हमारी न्याय प्रणाली का उल्लंघन है और ये सरकार की दादागिरी। अब बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, अखिलेश यादव के बयान पर मायावती का पलटवार। फोन नहीं उठाने वाले मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बुकलेट जारी करने के बाद बहन जी का पोस्ट सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद से सार्वजनिक तौर पर लिख दिया कि अखिलेश मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। मायावती ने सपा प्रमुख पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि इतने साल बाद उनके यानी अखिलेश द्वारा सफाई देना कितना उचित है। अखिलेश की विश्वसनीयता पर भी मायावती ने सवाल उठाए हैं। बता दें कि इससे पहले मायावती ने एक बुकलेट जारी की थी जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया था, जिस वजह से 2019 में गठबंधन टूटा था। वहीं अब मायावती ने फोन नहीं उठाने वाले मामले को लेकर बुकलेट जारी करने के बाद अब बयानबाजी कर पोस्ट भी किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद से सार्वजनिक तौर पर लिखा है कि अखिलेश मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। मायावती ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने साल बाद उनके यानी अखिलेश द्वारा सफाई देना कितना उचित है। अखिलेश की विश्वसनीयता पर भी मायावती ने सवाल उठाए हैं। तो 2 बार गठबंधन टूट चुका है मायावती का। इससे पहले एक गेस्ट हाउस वाला भी कांड हुआ था जिसमें मायावती का सपा के साथ गठबंधन टूटा था, जिसके और दोबारा जो गठबंधन था वो 2019 में टूटा। आपको बता दें कि मायावती ने जब बुकलेट जारी किया था तो उन्होंने इस बात को कहा था कि अखिलेश यादव जो हैं वो उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, जिसके बाद मायावती के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की जो लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें पत्रकार पर
दबंगों का जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें, पत्रकार आशुतोष द्विवेदी पर जानलेवा हमला हुआ है। पत्रकार के सर पर लोहे की रॉड और चापड़ से वार किया गया है। हत्या करने की नीयत से उन पे वार किया गया था, जिसके बाद पत्रकार जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं वो पत्रकार मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। हिस्ट्री शीटर आलोक मिश्रा, मोनू मिश्रा, राजा सिंह ने उन पे हमला किया। बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों के नाम सामने आए हैं। मायेतगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पत्रकार के सर पर लोहे की रॉड और चापर से हमला किया गया है। मारने की मौत से, यानी उसे मारने की मौत से उस पर हमला किया गया। पत्रकार जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। तो हत्या करने की नीयत से पत्रकार पर हमला किया गया था। तो लखनऊ से खबर, जहां एक पत्रकार पर हमला किया जाता है, कुछ दबंगों द्वारा यह हमला किया गया। पत्रकार के सर पर लोहे की रॉड और चापड़ से वार किया गया। हत्या करने की नीयत से यह वार किया गया, जिसके बाद पत्रकार गंभीर रूप से फिलहाल घायल है। वहीं यूपी की सियासत में फोन ना उठाने पर गठबंधन टूट गया। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है, फिर चाहे यहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात हो, बसपा प्रमुख मायावती की बात हो या यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की बात हो। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा मायावती और अखिलेश की होती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी से 2 बार गठबंधन करने वाली बसपा मुखिया मायावती अब पछता रही हैं। बहन जी अतीत के पन्ने फिर पलट रही हैं। गठबंधन के दौरान मिले दुख दर्द से सभी को रूबरू करवाया है और सपा पार्टी के राज में महिलाओं और दलितों के साथ क्या कुछ किया गया, इसकी पटकथा अपनी बुकलेट में लिख रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के पीछे की वजह बताई है। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पार्टी को 10 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई थी। मायावती का कहना है कि चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव ने फोन उठाना ही बंद कर दिया था, जिसके बाद पार्टी का स्वाभिमान बचाने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था। ये दावा उन्होंने अपनी बुकलेट में किया है, जिसे उपचुनाव से पहले पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बांटा जा रहा है। मायावती द्वारा लिखे गए इस बुकलेट में उन्होंने सपा से 2 बार गठबंधन टूटने की वजह भी बताई है। उन्होंने इसे पार्टी के सम्मान से जोड़ा। उनका ये कहना है कि 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया। यह अनदेखी पार्टी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली थी। इस वजह से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया गया था। यह तो थी अखिलेश के साथ गठबंधन की कहानी। तो वहीं जब मुलायम सिंह और काशीराम के बीच गठबंधन हुआ, तब आपको याद होगा कि एक अजीबो गरीब नारा दिया गया था। नारा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह तो स्लोगन मात्र था। खैर, इसके बाद मुलायम सिंह यादव जीते और उसके बाद हुआ गेस्ट हाउस कांड। मायावती ने बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया है और दुख जताया है। बुकलेट में उन्होंने यह भी साफ किया कि गेस्ट हाउस कांड के बावजूद क्यों समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी की पुरानी गलतियों को भूलकर दोबारा मौका देने की बात की थी, लेकिन उसके बाद उनके स्वाभिमान पर आघात पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, बहन कुमारी मायावती ने समर्थकों से सपा के पीडीए से सावधान रहने को भी कहा है। आगामी यूपी उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीएसपी ने एक 59 पेजों की बुकलेट छपवाई है। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और बसपा समर्थकों को पार्टी की रणनीति से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। ऐसे में ये बुकलेट कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है।
ताकि उन्हें पिछले कुछ सालों में लिए गए मायावती के अहम फैसलों के पीछे की वजह बताई जा सके और बताया कि बसपा ही दलितों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। इस बुकलेट पर सियासत भी अब तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी ने बसपा प्रमुख के आरोपों का खंडन किया है। बहरहाल मायावती का यह खुलासा आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर डालता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा। की प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। ये हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में कहा था। अभी हाल ही में जो घटना हुई है सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े लूट की, कई दिनों से अखबारों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का बता रहे हैं। प्रदेश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। सुल्तानपुर की घटना में प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, चूंकि आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का युग है, हमारी सरकार ने सभी तथ्यों को गंभीरता के साथ जांच के दायरे में लेते हुए सर्विलांस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथ्यों को जानकारी एकत्र की। जो लोग वांछित थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों की पड़ताल करके, पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की। उस कार्रवाई के दौरान जो अपराधी पकड़े गए वो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और पकड़े भी ढेर सारे लोग गए हैं। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। यह पहला मैं वाकया देख रहा हूं या पहला स्टेट देख रहा हूं जहां पर समाजवादी पार्टी, जिस व्यक्ति के यहां अपराध हुआ है, उस ज्वेलर्स के समर्थन में एक भी सेंटेंस समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। जिस व्यक्ति के यहां हत्या हुई है उसके समर्थन में पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय हमेशा समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़े होने का दावा करती रही है। जिस बेटी के साथ रेप हुआ हो, समाजवादी पार्टी कभी उसके साथ खड़े होते नजर नहीं आई। केवल आई तो आई है अपराधियों को बचाने। खबर फतेहपुर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के लालीपुर मोड़ के पास का बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो बहराइच से है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बता दें कि बरामदे में सो रही महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया गया। उस महिला को घर के आंगन में सो रही थी वो महिला पर हमला करने के बाद सिंघिया नसीरपुर की ये बताई जा रही है महिला। बता दें कि आदमखोर भेड़िए ने सम्मानपुरवा में ये दूसरा हमला किया है। वही घर में सो रही 45 वर्षीय महिला मुकीमा का हमला किया गया। वहीं दोनों महिलाओं को महसी सीएचसी में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।
तो ये भेड़िए के हमले की जो घटना है वो लगातार जारी है। 2 महिलाओं पर हमला किया गया है। दोनों महिलाओं को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि घर के आंगन में सो रही थी वो महिला जिस पर हमला किया गया। दोनों को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया है। घर के आंगन में सो रही थी महिला। बता दें कि सिंधिया नसीरपुर की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है। वहीं आदमखोर भेड़िए ने सम्मानपुरवा में भी एक महिला पे हमला कर दिया है। घर में सो रही 45 वर्षीय महिला मुकिमा पर हमला किया गया है। दोनों महिलाओं को फिलहाल सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। तो बहराइच से मामला जहां भेड़िए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अभी तक बहराइच में जो 6 भेड़ियों का झुंड था उसमें से 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 1 भेड़िया अभी भी बाहर बाकी है। ऐसे में बहराइच में आदमखोर भेड़िए के ताबड़तोड़ हमले जारी है। बरामदे में सो रही महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। मेडिकल कॉलेज बहराइच, उसके बाद महिला को रेफर किया गया। घर के आंगन में महिला सो रही थी जिस दौरान भेड़िए ने अचानक हमला कर दिया। सिंधिया नरसिंहपुर की रहने वाली घायल महिला बताई जा रही है। आदमखोर भेड़िए ने सम्मानपुरवा में दूसरा हमला किया है। घर में सो रही 45 वर्षीय महिला पर भी हमला किया गया। दोनों महिलाओं का सीएचसी में इलाज चल रहा है। बता दें कि भेड़िए के आतंक के चक्कर में अब तक बहराइच में 10 लोगों को भेड़िए अपना निशाना बना चुके हैं, जिनमें से 9 बच्चे थे। तो बहराइच में जो भेड़िए का आतंक है वो लगातार जारी है। 2 महिलाओं को फिर से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों पर भेड़िए ने हमला किया था। खबर अलीगढ़ से है, जहां 3 दिन की बारिश के कारण टप्पल थाना इलाके के गांव जैतपुरा में एक 2 मंजिला मकान की छत भरभरा कर गिर गई। घर में सो रहे परिवार के 7 लोग मलबे में दब गए, जिसमें से 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे घायलों को रेस्क्यू किया, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो महाराजगंज से आ रही है। महाराजगंज से दक्षिण भारत में मिलने वाला लाल चंदन नेपाल के रास्ते चीन भेजा जा रहा था। तभी भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर बुधवार को कस्टम विभाग की एक बड़ी कामयाबी मिली है। नेपाली नंबर के कंटेनर में बनी कैविटी से 1.5 टन और एक गोदाम से 1 टन लाल चंदन बरामद किया गया है। चंदन की लकड़ी ट्रक की छत को 2 लेयर के बीच छुपाकर रखी गई थी। इस सूचना के बाद कस्टम विभाग ने सनौली में स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में रक्त चंदन की लकड़ी को बरामद किया। कस्टम के डीसी वैभव सिंह ने बताया कि नेपाली नंबर की गाड़ी और गोदाम में छापेमारी कर लगभग 2.5 टन रक्त चंदन की लकड़ी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो महाराजगंज की ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चंदन की लकड़ी का सप्लाई हो रहा था, उसे नेपाल से चीन भेजा जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस पे छापेमारी की और चंदन की लकड़ी को पकड़ लिया। ये रेड सैंडर जो है पकड़ा गया है। हमारा एलसीए सोनौली पे एक ट्रक जो है पास करने का, बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास कर रहा था। तो सूचना के आधार पर एलसीए सोनौली और नौतनवा की टीम ने एक ट्रक को इंटरसेप्ट किया, उसको वापस घुमा करके बैरियर के पास से लाया गया, जिसकी थॉरो चेकिंग के बाद सीलिंग में हमको एक कैविटी का पता चला। जिस कैविटी को खुलवाया गया तो पता चला उसमें करीब 1.5 टन के आसपास रेड सैंडर छिपा करके रखा गया था। फिर फर्दर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक गोडाउन का भी हम लोग को पता चला नौतनवा बाईपास में, वहाँ पे शाम को रेड की गई सर्च वारंट के तहत। और उसी रेड के बाद हम लोग को एक रूम में करीब 1 टन के आसपास करीब फर्दर रिकवरी वहाँ पे हुई। सर कितना पकड़ा गया है टोटल और इसका मार्केट वैल्यू? ये 2.5 टन के आसपास रिकवरी हुई है। इसकी मार्केट वैल्यू ग्रे मार्केट में करीब 2.5 करोड़।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 2 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। जानकारी के अनुसार जमानत की मांग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइया आज फैसला सुनाएंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज क्या जेल से बाहर आ सकते हैं, इस पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। 10:30 बजे के करीब का वक्त था। आज सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत और जिस तरह से उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, दोनों ही याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले इस मामले में 5 सितंबर को सुनवाई हुई थी, जब अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज यानी 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। तो सभी को इंतजार है कि आखिर क्या अरविंद केजरीवाल आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें कायम रहती है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर को। बारिश को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बिजनौर में पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से भारी बारिश हो रही है। सड़कों पे पानी भरा हुआ है, जमाव बढ़ गए हैं, लोगों को काफी दिक्कत भी हो रही है। वहीं बिजली नहीं आने से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहे हैं। मौसम विभाग ने पूरे दिन भारी बारिश की आशंका जताई है। डीएम ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। खेतों में पानी भरने से कई फसलों को भी नुकसान हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बिजनौर में पिछले कई 24 घंटे से ज्यादा बारिश होने की वजह से वहां जल जमाव हो गया है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं बिजली नहीं आने से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूरे दिन में भारी बारिश की आशंका भी जताई है। डीएम ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया है। खेतों में वहीं पानी भरने की वजह से कई फसलों का भी नुकसान हो गया है। तो बारिश को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सड़कों पर जल भराव हो गए हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है भारी बारिश को लेकर। सड़कों पे जल भराव हो गए हैं, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। स्कूल भी जो कक्षा 8 तक के स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। बिजली भी नहीं आ रही है, जिससे लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।